नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर 3 है ये एनसीईआरटी क्लास 10th की ज्योग्राफी का, जहाँ पे हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वार्ड। दो बच्चे यहाँ पे बात करते दिखाए जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कोई टीवी न्यूज़पेपर है जहाँ पे आसाम में आए हुए फ्लड्स के बारे में बताया जा रहा है। तो ये लड़का बोल रहा है पिंकी को, अपनी दोस्त को, कि देखो ये आसाम में कैसे फ्लड्स आ रखे हैं, कितना हैवोक हुआ है, सब कुछ इन फ्लड्स ने तबाह कर दिया। जो सब कुछ इनके रास्ते में आया वो तबाह हो गया। तो उसकी फ्रेंड बोल रही है कि हाँ चिंटू, दिस इज स्ट्रेंज। पानी एक ऐसी चीज़ है जो हमको लाइफ देती है और हमसे लाइफ छीन भी लेती है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे पास पानी ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम खाएंगे क्या, हम पिएंगे क्या। इनफैक्ट हमारे खाने तक में पानी होता है। खाना बनाने में भी पानी लगता है और खाने को पैदा करने में भी पानी लगता है। जो प्लांट्स हैं जो हमारा खाना बनाते हैं, जो एनिमल्स हैं जिनको हम काट के खाते हैं, वो सब बिना पानी के सर्वाइव ही नहीं कर सकते। पानी नहीं रहेगा, ना हम कुछ खा पाएंगे, ना हम पी पाएंगे, ना हम कपड़े धो पाएंगे। इनफैक्ट हमारी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस पानी पर डिपेंडेंट है। सिर्फ हमारे ही नहीं, हमारे देश में, हमारी दुनिया में जो भी इकोनॉमिक प्रोसेस होते हैं उनमें बहुत हद तक पानी का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे मशीन्स को ठंडा करना हो, चाहे पावर प्लांट को चलाना हो। इनफैक्ट हाइडल पावर प्लांट में तो पूरी पूरी बिजली ही पानी की एनर्जी से पैदा की जाती है। यानी पानी की पोटेंशियल एनर्जी को, पानी को हाइट में स्टोर करके ऊपर से नीचे छोड़ के उसको काइनेटिक एनर्जी में बदल के, पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh, हाइट ड्यू टू, सॉरी, एनर्जी ड्यू टू हाइट, kinetic energy half mv square, height due to motion, the energy due to motion of water। तो हाइडल पावर प्लांट में क्या होता है कि ऊंचाई से आपने पानी को नीचे छोड़ा तो ऊपर उसके पास mgh नाम की पोटेंशियल एनर्जी थी। ये एनर्जी नीचे जाके हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, जिसने टरबाइन घुमाई और पानी पैदा हुआ। इनफैक्ट आज की डेट में सब कुछ हमारे चारों तरफ हो रहा है वो पानी के दम पे ही हो रहा है। और इसीलिए पिंकी ये भी समझ रही है कि ह्यूमंस हमेशा से हिस्ट्री में पानी के सोर्सेज के पास क्यों रहे। तो क्यों हम लोग हमेशा रिवर्स के किनारे, स्प्रिंग्स के किनारे, लेक्स के किनारे, पॉन्ड्स के किनारे और ओएसिस के किनारे रहे हैं। डेजर्ट्स में होते हैं ये ओएसिस, क्योंकि पानी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। और इनफैक्ट हमको ये भी पता है कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, लगभग 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। लेकिन बात यह है कि जितना भी टोटल पानी है उसमें बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन फ्रेश वाटर है। अभी वो प्रोपोर्शन कितना है ये पहले साइंस की किताबों में और पहले की ज्योग्राफी किताबों में कई बार बात कर रखा है, उसको यहाँ रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। अब देखिए, जो भी फ्रेश वाटर है, जो भी आप कह सकते हो कि खारा पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो समुद्र मिलता है, जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ से मिलता है, सरफेस रन ऑफ से मिलता है पानी के। तो पानी बरसा, सरफेस के ऊपर बहा, तो वो हमको मिल गया। ग्राउंड वाटर से हमने सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर को निकाल के हमने फ्रेश वाटर ले लिया। नदियों से हमको फ्रेश वाटर मिलता है। और ये जो फ्रेश वाटर है जो हमें मिलता है, ह्यूमंस को मिलता है दुनिया भर के लैंड रिसोर्सेस पे, वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू रेगुलरली रिचार्ज होता रहता है। तो जो पानी है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू रिवर्स, ओशंस, इन सब में चेंज होता रहता है और हमको प्योर फॉर्म में नेचर के नेचुरल प्रोसेस के चलते मिलता है। लेकिन हम तो ह्यूमंस हैं, बिना एक्सप्लॉयटेशन के मानेंगे नहीं, तो हमने वो प्योर फॉर्म भी खराब कर दिया। अभी कैसे खराब किया ये मैंने एनवायरनमेंट में समझाया, पहले के एनसीईआरटी में भी समझाया। यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो हम ये वंडर करते हैं, दुनिया में 3/4 पानी है, 3/4 धरती पे पानी भरी हुई है और पानी एक रेन्यूएबल रिसोर्स है। ओके, तो पानी एक रेन्यूएबल रिसोर्स है और 3/4 75% धरती अगर पानी से भरी है तो क्यों दुनिया भर की कंट्रीज में पानी की स्कार्सिटी है। भैया वॉर होने को आ रखा है। ग्रेट रेनेसा डैम के बारे में सुना है ना, ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया है। क्या हो रहा है, कंट्रीज भैया पानी के लिए लड़ रही हैं कि पानी हमारे पास आ जाए। और इनफैक्ट आप इंडिया की बात करो, भाई इंडिया में स्टेट्स आपस में पानी के लिए लड़ रहे हैं। तमिलनाडु की अक्सर कर बहस होती है केरला से, कर्नाटका से पानी के रिसोर्सेज को बांटने के लिए। ओके, और ये बोला जा रहा है कि 2025 तक लगभग 2 बिलियन पीपल, यानी कि लगभग 200 करोड़ लोग एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी में रहेंगे। मतलब उनके पास उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी नहीं रहेगा। और रोजमर्रा की जरूरत क्या होती है, पानी को पीना, पानी से अपने सैनिटेशन प्रोसेस को पूरा करना, हल्का फुल्का नहाना। तो इसके लिए जो बेसिक पानी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो भी नहीं रहेगी एक आदमी के पास। कब तक, 2025 तक कितने लोगों के पास, 200 बिलियन, 200 करोड़ लोगों के पास, सॉरी 2 बिलियन। अब बात करते हैं वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब बात यह है कि इतना एबंडेंस दिख रहा है, ठीक है, पानी का जो प्रोसेस है वो रेन्यूएबल है, तो वाटर स्कार्सिटी कैसे हो रही है। देखिए, इस रेन्यूएबिलिटी के प्रोसेस के हम छेड़छाड़ कर रहे हैं और जो फ्रेश वाटर सोर्सेज है उनको हम एक लिमिट से ज़्यादा
गंदा कर रहे हैं। अब आप देखो कि जब भी वाटर शॉर्टेज की बात आती है, हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी, और ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे लिखी भी, और हमारी नेचुरल टेंडेंसी भी है कि जैसे ही वाटर शॉर्टेज की बात आएगी, हम ये सोचने लगेंगे कि वो रीजन्स जहाँ पे पानी कम बरसता है, जो ड्रॉट प्रोन है, वहीं पे पानी की कमी है। तो आप समझो दोस्तों, मान लो आप रहते हो राजस्थान में, ठीक है, तो राजस्थान में पानी कम बरसता है, खासकर राजस्थान का जो मरुस्थल इलाका है, जो डेजर्ट वाला इलाका है, उसके आसपास अगर आप रहते हो, तो वहाँ की भी देखिए पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, एक बहुत बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आप सोचो कि वहां पे जो पर्सन रह रहा है उसके पास तो पानी की कमी है। मुंबई जैसी जगह की बात करो, यहाँ तो इतना पानी बरसता है, साउथ वेस्ट मानसून में पानी ही पानी है, लेकिन तब भी आप देखो मानसून से पहले के जो 3-4 महीने होते हैं ना, लोगों को पानी नहीं मिलता है यहाँ पे। तो एक मुंबई जैसी जगह, से मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, केरला, ये जितने भी हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे स्टेट्स हैं जहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून के चलते काफ़ी पानी बरसता है, ज़्यादातर जगहों पे पानी की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो आप देखो कि जो डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान है, और राजस्थान के डेजर्ट्स में जो लेडीज़ हैं वो अपने सर पे मटका रख के ले जा रही हैं पानी को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, लंबे लंबे डिस्टेंसेस वो ट्रेवल करती हैं। ये सीन्स वैसे तो केवल राजस्थान में नहीं, हमारे देश के ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। जो पुअर पर्सनस हैं उनको तो रियल में बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और बात है, अलग अलग जगहों पे पानियों की अवेलेबिलिटी अलग अलग क्यों है? क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों पे जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं, और भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हर जगह पे उतना पानी नहीं बरसता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप प्लेन इलाके में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, पंजाब में हो, चंडीगढ़ में हो, हरियाणा में हो, तो लोग क्या करते हैं, घर में सबमर्सिबल लगा लेते हैं, ठीक है, अपने घर में पंप लगा लेंगे और उससे पानी जमीन के नीचे से खींच लेंगे। लेकिन जो लोग शिमला में, जो बिल्कुल ही पहाड़ों में रहते हैं, क्या पहाड़ों में ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है? भैया कैसे खोदोगे नीचे, और तुम तो पहाड़ों में ऊपर ही रह रहे हो, तो वहां तो वैसे भी पानी की कमी है। तो जो भाई ऊपर से पहाड़ों से नेचुरल स्ट्रीम्स नीचे गिर के आ रही है, उससे आप पानी कलेक्ट करते हो, और वो भी गंदे हो रहे हैं बहुत तेजी से। तो जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपकी जियोलॉजी पे डिपेंड करती है, लैंड फॉर्म्स पे डिपेंड करती है जहाँ पे आप रह रहे हो, कितना पानी बरस रहा है पूरे साल में, और किस जगह पे कितना बरस रहा है इस बात पे भी डिपेंड करेगा, और जो भी आपके प्रेवलेंट रिसोर्सेज हैं आप उनको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो इस बात पे डिपेंड कर रखा है। तो आपके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर आपने उनको ओवर एक्सप्लॉइट कर रखा है, एक्सेसिव यूज कर रखा है, अनइक्वल एक्सेस है वाटर का अलग अलग सोशल ग्रुप्स में, तो भैया पानी खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला, यही लिखा हुआ है, यहाँ पे बताया गया कि भाई वाटर स्कार्सिटी कहाँ कहाँ हो सकती है। देखिए नेचुरली जहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे तो वाटर स्कार्सिटी हो ही सकती है, लेकिन जहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के साथ छेड़छाड़ हुई हो, ठीक है, जहाँ पे फ्रेश वाटर प्रेसिपिटेशन के साथ आ रहा हो लेकिन उसका प्रॉपर मैनेजमेंट ना हुआ हो, सरफेस रन ऑफ को ना मैनेज किया गया हो, ग्राउंड वाटर एक्वीफायर्स को प्रॉपरली रिचार्ज ना किया गया हो, या फिर अनसस्टेनेबली एक्सप्लॉइट किया गया हो, तो वहाँ पे भी वाटर स्कार्सिटी आ सकती है। पंजाब और हरियाणा में भी वाटर स्कार्सिटी ज़्यादा दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में भी वाटर स्कार्सिटी ज़्यादा दूर नहीं है। लोग सबमर्सिबल लगा लगा के पानी बहाते रहते हैं ना, बहुत जल्दी जब खत्म हो जाएगा, आना बंद हो जाएगा, तो सबके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। आगे चलते हैं। तो भाई जैसा कि हमने देखा कि हमारी सिटीज़ जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी कभी थी नहीं, वहाँ पे भी स्कार्सिटी होने की भी बहुत चांसेस है, उसकी बहुत से वजह हैं। देखिए पॉपुलेशन हमारी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। अब जब पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो भाई डिमांड भी बढ़ रही है वाटर की, और ये जो वाटर का यूज़ है ये बहुत अनइक्वल है। कुछ लोगों के पास वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, और कुछ लोगों के पास पानी अवेलेबल ही नहीं है। फिर एक बहुत बड़ी आबादी पानी का इस्तेमाल केवल डोमेस्टिक यूज़ में करती है, लेकिन बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में पानी का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए हमारी कितनी बड़ी ये ना फार्मर पॉपुलेशन है, वो पानी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए करती है ताकि हायर फूड गेन हो सके। लेकिन बात यह है कि एग्रीकल्चर में भी कहीं ना कहीं जो पानी का इस्तेमाल होता है वो अनसस्टेनेबल तरीके से होता है, ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता है पानी को। ड्राई सीजन एग्रीकल्चर है, तो महाराष्ट्र जो कि एक एरिड इलाका है, अगर वहाँ पे आप शुगर केन की प्रोडक्शन करोगे जिसमें बहुत ज़्यादा पानी का इनपुट लगता है, तो ऑब्वियसली पानी तो कम होगा ही। उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर साउथ इंडिया में अगर आप शुगर केन का प्रोडक्शन करोगे जहाँ पे ऑलरेडी पानी कम है, एरिड इलाका है, वहां पे आप वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को उगाओगे तो पानी तो एक्सप्लॉइट होगा ही। फिर दुनिया भर में हम लोग चावल एक्सपोर्ट करते हैं, बासमती चावल, राइस की क्वालिटीज इंडिया से बहुत हैवी डाइवर्सिटी में एक्सपोर्ट होती हैं। अभी चावल एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, चावल को उगाने में जो पानी की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा लगती है।
अब आप सोचो दोस्तों, एक तरीके से आप ये समझिए कि अगर आप चावल को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप पानी को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, और हमारे पास पानी इतना है नहीं कि हम उसको बाहर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अगर आप दूसरे देशों की पॉलिसीज को देखोगे जाके ना, वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को उगाते नहीं है, इनफैक्ट उनको इंपोर्ट करना प्रेफर करते हैं। इंडिया में इरिगेटेड एग्रीकल्चर, यानी वो एग्रीकल्चर जो इरिगेशन से होता है, खासकर ट्यूबवेल इरिगेशन से, ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करके जो इरिगेशन से होता है, दैट इज द लार्जेस्ट कंजम्पशन ऑफ वाटर। वहां पे लार्जेस्ट कंज्यूमर है वाटर का, सबसे ज्यादा पानी को वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म किया जाए, रेवोल्यूशनाइज किया जाए, कुछ ऐसे क्रॉप्स लेके आए जाए जिसमें पानी कम हो, ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स को प्रमोट किया जाए, ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट किया जाए, क्योंकि जिस स्पीड से पानी का इस्तेमाल हो रहा है ना, ज्यादा दिन तक इस तरीके से चीजें हो नहीं पाएंगी। तो हमको बहुत ज्यादा एडवांस में ये प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि पानी का इस्तेमाल बहुत सस्टेनेबल तरीके से हो हमारे देश में। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, यू मे हैव सीन इन मेनी टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट दैट मोस्ट फार्मर्स हैव देयर ओन वेल्स एंड ट्यूब वेल्स इन देयर फार्म्स फॉर इरिगेशन टू इंक्रीज देयर प्रोड्यूस। भाई ये भी बात बिल्कुल सही है। ज्यादातर आपने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों पर देखा होगा कि फार्मर्स के पास अपने ट्यूब वेल्स हैं, और अब तो सरकार ने उनको सोलर ट्यूब वेल्स दे दिए हैं। तो भैया ये सूरज तो चमकता ही है, सूरज के चमकने से आप बिजली को प्रोड्यूस करके अपना ट्यूबवेल चलाओ। तो आप समझ रहे हैं ना कि किस हद तक पानी को वो बर्बाद कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल किस हद तक अफेक्ट होगा, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी तेजी से कम होगी, और आगे आने वाले समय में जो फूड सिक्योरिटी है लोगों की, वो अफेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं, लेडीज लाइन लगा के खड़ी हुई हैं मुंबई के चौल्स में, दिल्ली के चौल्स। मुंबई में तो खैर चौल नाम का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, दिल्ली में बहुत से ऐसे स्लम्स हैं। चौल को आप कह सकते हो कि थोड़ा हायर लेवल, मतलब स्लम से एक लेवल ऊपर। स्लम्स में चले जाइए तो बहुत ही बुरे हालात हैं। तो हमारे अर्बन शहरों में जो कंजेस्टेड इलाके हैं, जहाँ पे गरीब रहते हैं, वहाँ पे इस तरीके के सीन आपको रेगुलरली देखने को मिलेंगे। और ज़रूरी नहीं है अर्बन इलाकों में, अब तो राजस्थान, यूपी, बहुत सारी जगहों पे इस तरीके के सीन्स जो हैं वो कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो जो पानी की स्कार्सिटी है वो हर जगह पे। यहाँ पे देखिए कोलकाता में बारिश हुई, इतनी ज्यादा पानी भर गया कि अब इस पानी को तो आप पी नहीं सकते, पानी तो बहुत है, लेकिन क्या इस पानी को पी सकते हो सड़कों पर जो भरा हुआ है? तो यहाँ पे एक नल से एक बच्चा बॉटल भर रहा है अपने घर पे ले जाने के लिए। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमको अक्सर कर अपने शहरों में देखने को मिलती है, जिसके लिए एक होलिस्टिक प्लानिंग की जरूरत है, इससे पहले कि ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए। जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है ना, बहुत मैसिव स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हुआ है, तो इससे अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज आए हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आए हैं। अब बात यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस काम करती हैं, वो भी पानी का प्रयोग करती हैं। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो हमारा पावर प्रोडक्शन सेंटर है, वो भी पानी का इस्तेमाल करता है। मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अगर आप थर्मल पावर प्लांट की बात करो, मैं लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में एक इलाका है बदरपुर। बदरपुर में एक बीटीपीएस है, बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन, एनटीपीसी का पावर प्लांट है, 705 मेगावाट का। ओके, एक बार ट्रेनिंग की थी मैंने वहां पे। तो वहां पे उस पावर प्लांट में जब आप उनके कूलिंग सिस्टम को देखोगे जाके, तो उस पावर प्लांट के पीछे से एक छोटी सी स्ट्रीम बहती है पानी की। उस स्ट्रीम से पानी निकालता है वो पावर प्लांट, और उस स्ट्रीम की मदद से पानी जो अपना मतलब ऐसा होता है दोस्तों, ये थर्मल पावर प्लांट में जो सुपर हीटेड स्टीम होती है ना, उस सुपर हीटेड स्टीम को ठंडा करना होता है। तो उस सुपर हीटेड स्टीम को ठंडा करने के लिए पानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कैसे एक थर्मल पावर प्लांट अपनी सुपर हीटेड स्टीम को ठंडा करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स से पानी को उठाता है। तो वो थर्मल पॉल्यूशन करता है, बट थर्मल पॉल्यूशन इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, मैंने अलग से थर्मल पॉल्यूशन पे वीडियो बनाई है। आप थर्मल पॉल्यूशन मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो बताने की मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज हैं, पावर प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं, ये सब पानी का इस्तेमाल करते हैं, इन सबको पानी की जरूरत पड़ती है। और चूंकि ये सिटीज में है, ठीक है, अगर सिटीज के बाहर भी हैं तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को यूज करते हैं। अब आप जब फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को यूज करोगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पानी तो खत्म होगा ही ना। आप समुद्र से उठा के तो पानी ला नहीं रहे हो, आप तो फ्रेश वाटर सोर्सेज को यूज कर रहे हो, और समुद्र के पानी को यूज भी नहीं कर सकते। इनके काम भी कुछ इस तरीके के होते हैं कि फ्रेश वाटर की वो चीजें चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन वाली बात करूं, उनसे अगर फ्रेश वाटर भी उनको अवेलेबल करा दिया जाए, सॉरी उनको सी वाटर अवेलेबल करा दिया जाए ना, तो वो सी वाटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, और सॉल्ट कंटेंट आपके मेटल को जल्दी करोड कर देगा, फ्रेश वाटर जल्दी करोड करता नहीं है।
तो प्राइवेट कंपनीज भी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं। फिर आज की डेट में हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। मैंने बताया ना कि जब पानी को आपने हाइट से नीचे की तरफ छोड़ा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदली, जिसने टरबाइन घुमाई और इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई। हमारे देश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से लगभग 22% बिजली पैदा होती है। ओके, अब अर्बन सेंटर्स बढ़ रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन लेवल्स बढ़ रहे हैं, डेंस पॉपुलेशन हो रही है, अर्बन लाइफस्टाइल हो रही है, तो पानी का यूसेज बढ़ रहा है, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ठीक है, अब पहले जो लोग आपका पंखा हाथ वाला डुला लेते थे, लाइट चली जाए 3-3 4-4 घंटे, मैं लखनऊ में रहता था, ठीक है, लखनऊ में लाइट दिन में 3-4 घंटे की कटौती होती थी, मैं आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ओके, और उस समय पे कानपुर में तो दिन भर लाइट ही नहीं आती थी, ये सुनने में आता है, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, अभी की बात नहीं है। तो उस समय पे लाइट चली जाती थी तो कॉमन था अभी हम लोग के लिए कि चलो लाइट चली गई, आराम से रह लेंगे। आज की डेट में लाइट चली जाए, पंखा ना चले तो हालत खराब हो जाए कि यार पंखा नहीं चल रहा है। तो आदत बदल गई है लोगों की, ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बदल गई हैं। और हम लोग तो चलो पंखे में जी सकते हैं, अगर आप यूएस वगैरह में चले जाओ, ठीक है ना, इंडियंस तो अभी भी डेवलपिंग फेज में, यूएस में चले जाइए, कनाडा में चले जाइए, भैया वो एसी और हीटर के बिना रह ही नहीं पाएंगे। उनको तो और उनके पूर्वज देखो तो बिना एसी हीटर के रहते होंगे। तो कुल मिला के लोगों के कंफर्ट लेवल इतने बढ़ गए कि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अब जब एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो उनको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अभी एनर्जी चाहिए तो भैया या तो कोल जलाओ या पानी को भी यूज करो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो किसी ना किसी तरीके से ये जो इंटेंसिव एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ये लग्जरी के फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। फिर भाई बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, कॉलोनीज होती हैं, और थोड़े कम बड़े शहरों में आ जाओ आप तो वहां पे घरों के अंदर सबमर्सिबल लगे होते हैं, तो उनके पास अपने ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस होते हैं, जिससे वो कभी भी उसको फटाक से बटन दबाई, नीचे के ग्राउंड वाटर को निकाला और पानी को इस्तेमाल किया। किसी भी तरीके का कोई रेगुलेशन नहीं है, ना सरकार का कोई पूछ है कि भैया आप कितना पानी निकाल रहे हो, किसी के घर में कोई वाटर मीटर नहीं लगा है कि भाई कितना पानी का यूजेज कर रहे हो। अगर घरों में वाटर मीटर लगा हो और इस बात पे चीजें डिपेंड करें कि आप कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हो, उसके लिए आपको बिल देना पड़ेगा, सब लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन वाटर मीटर कोई सरकार लगाएगी नहीं, चूंकि भैया वोट बैंक के साथ वोट बैंक पॉलिटिक्स बड़ी है। तो ये अनसस्टेनेबल यूजेज की वजह से जो हमारे फ्रेजाइल वाटर रिसोर्सेज हैं वो ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। और अब तक हमने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी पे फोकस किया है, मतलब कि पानी की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, फ्रेश वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है। ओके, आगे देखते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर सिचुएशन वेयर वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल बट द एरिया स्टिल सफर्स फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। यानी अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी जगहों की जहां पे सफिशिएंट पानी है बट तब भी वाटर स्कार्सिटी है। क्यों? क्योंकि वो स्कार्सिटी है ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। तो अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आ गए हैं, अब तक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं कि पानी है ही नहीं तो क्या करें, और अब आ गए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की पानी है बट गंदा है, तो बगल में तालाब है तो गंदा है, रिवर है बट पॉल्यूट हो चुकी है, मछलियां मर रही हैं, खा नहीं सकते, बीमारी हो जाएगी। तो इस तरीके के एस्पेक्ट्स भी बहुत सारे निकल के आते हैं। तो आज की डेट में एक ग्रोइंग कंसर्न है कि इवन इफ देयर इज एम्पल वाटर टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, much of it may be polluted by domestic and industrial waste, chemicals, pesticides and fertilizers used in agriculture, thus making it hazardous for human use। यानी कि भले ही भैया एम्पल अमाउंट ऑफ पानी अवेलेबल है लेकिन वो पॉल्यूट हो चुका है डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। आप देखिए झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, वहां पे माइनिंग के चलते कितनी नदियां गंदी हो रखी हैं, और उन नदियों के अंदर की जो मछलियां हैं उनको आप खा नहीं सकते, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। केमिकल्स, पेस्टिसाइड सब भर चुके हैं उसमें। और इनफैक्ट छत्तीसगढ़, झारखंड में तो यह भी पता चलता है कि जो उनकी माइनिंग के चलते जो पॉल्यूटेंट्स है ना, वो ग्राउंड वाटर तक में पहुंच चुके हैं। अभी ग्राउंड वाटर को निकाल के जब आप पीते हो तो आपको लगता है कि भाई ग्राउंड वाटर तो बड़ा साफ है, बट ग्राउंड वाटर में कैडमियम की जो मात्रा है बढ़ चुकी है, जो बाकी आप कह सकते हो कि पॉल्यूटिंग मटेरियल है उनकी मात्रा बढ़ चुकी है। अभी ये सब चीजें तो नुकसान पहुंचाती हैं। तो पानी है बट पानी गंदा हो चुका है। अभी गंदा हो चुका है तो फिर वो पानी हो चाहे ना हो, एक ही बात हो गई। तो इंडिया में अगर बात करो, इंडियाज रिवर्स स्पेशली द स्मॉलर वंस हैव ऑल टर्न्ड इनटू टॉक्सिक स्ट्रीम्स, मतलब छोटी छोटी नदियां टॉक्सिक स्ट्रीम से बदल चुकी हैं। और जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे गंगा हो गई, जैसे यमुना हो गई, दे आर फार फ्रॉम बीइंग प्योर। The assault on India's river from population growth, agricultural modernization, urbanization and industrialization is enormous and growing in the day by the day. The entire life stands threatened। मतलब कि भैया इतनी तेजी से आप रिवर्स के पानी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। मैं दो इंस्टेंसेस आपको बताना चाहूंगा।
एक बार मैं हरिद्वार गया, हरिद्वार से गंगा नदी निकलती है और गंगा के घाट पे लोग जो क्या नहाते हैं। वहां पे एक फॉरेनर लेडी आई थी, ठीक है, और वहां के जो 2-3 लोग थे पूजा कर रहे थे, और पूजा करने के बाद जाके वो अपने जो भी प्रसाद वसाद है उसको नदी में बहाते हैं। अब कहीं ना कहीं वो पानी को गंदा करता है। तो वो लेडी उनसे बोल रही कि ये मत फेंको इसमें, और वो उस लेडी से लड़ रहे हैं। तो सोचिए कि एक बाहर की लेडी जो देश के बाहर की है, उसको अंदर ये अवेयरनेस है कि आप पानी को गंदा कर रहे हो, क्योंकि वो कनाडा यूरोप में रहते हैं। वो शायद साइंटिफिक माइंडसेट से सोचते होंगे, उनको दिखता होगा कि आपकी ये एक्टिविटीज गंदा कर रही है पानी को, लेकिन नहीं, हमारी धार्मिक एक्टिविटीज हैं। तो पानी गंदा हो तो क्या, हम तो गंगा मैया को चढ़ा रहे हैं। भले ही गंगा मैया वो चाहे चाहे ना चाहे, बट हम तो अपनी धार्मिक एक्टिविटीज पूरी करेंगे चाहे पानी गंदा हो जाए। एक और इंस्टेंस बताता हूँ। छोटा था मैं, पढ़ता नहीं था, तो फादर ने मेरे पूजा कराई। तो पूजा में पंडित जी ने बोला कि जाओ भैया इनको गोमती की 2 डुबकियां लगवा दो। मैं लखनऊ में रहता हूँ। तो भाई पहुंचे गोमती के घाट में डुबकी लगाने, पानी पूरा काला। मैं गया ही नहीं पानी के अंदर। मैंने कहा भाई ठीक है, जैसे हैं वैसे ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि इस हद तक नदी को हम लोग बर्बाद कर चुके हैं कि वो किसी लायक अब रही नहीं है। ओके, तो भले ही हम इस बात को रियलाइज कर चुके हैं कि हमको कंजर्व करना है, मैनेज करना है अपने वाटर रिसोर्सेज को, अपने हेल्थ हजार्ड्स को बचाना है, फूड सिक्योरिटी को बचाना है। ये पानी ज़रूरी है हमारे लाइवलीहुड्स के, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए, हमारा नेचुरल इकोसिस्टम्स ना डिग्रेड हो इसके लिए। लेकिन तब भी जिस लेवल पे ये इकोलॉजिकल क्राइसिस पहुंच चुकी है, उस लेवल पे भी लोगों के अंदर अभी ये समझ नहीं आ रही है कि कितने इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है, मिस मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स को रोकना है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो कितना नुकसान हो सकता है हमारी इकोलॉजी को, इसका कोई हिसाब नहीं है। अब हम बात करते हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। भैया पानी को कैसे कंजर्व करना और कैसे मैनेज करना है। अगर आप आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखोगे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, आपको पता है, पुरातत्व विभाग, जो पुराने जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनकी खुदाई करना, हिस्ट्री को समझना पढ़ना, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स का काम है। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स और हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स काफ़ी एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। तो एंशियंट टाइम्स के जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, एंशियंट टाइम्स से हम देख रहे हैं कि भैया बहुत से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए इंडिया में, जिसमें डैम बनाए गए, बिल्ट ऑफ स्टोन रबड़, रिजर्वायर्स बनाए गए, लेक्स बनाए गए, एम्बैंकमेंट्स बनाए गए, कैनाल बनाए गए इरिगेशन के लिए। तो भैया बड़ी सी नदी जा रही है, उसमें से कैनाल खोद दी पानी के लिए, तो भैया पास के गांव में पानी पहुंच गया। एक जगह पे एक डैम बना दिया। डैम मतलब कि आपने ये नदी बहती हुई जा रही है, अब इस नदी के रास्ते में आपने एक डैम बना दिया, तो यहाँ पे नदी स्टोर हो गई। अब नदी को परमानेंटली स्टोर तो कर नहीं सकते हो, तो ये जो आपने डैम बनाया है इधर, इसमें आपने कुछ इनलेट्स छोड़ रखे हैं कि जो नदी का पानी है एक लिमिट से ज्यादा यहाँ पे अकोमुलेट हो गया तो डैम को तोड़ देगा। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी को आप इनलेट दे देते हो कि भैया आप निकल जाओ पानी, मतलब पानी के बिल्कुल ही फ्लो को नहीं ब्लॉक करना है। तो इस डैम को बनाने से इतना बड़ा रिजर्वायर बन जाता है यहाँ पे, और इस रिजर्वायर के पानी को आप आसपास के गाँव में एग्रीकल्चर के लिए भेज सकते हो। फिर ऊंचाई पे स्टोर होता है, तो नीचे पानी छोड़ा तो हाइड्रो पावर कलेक्ट बन गई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बना ली। तो डैम्स के बहुत से रीजन, मतलब बनाने की बहुत सी वजह हैं। और जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो बड़े बड़े डैम वाले स्ट्रक्चर्स हैं, वो आज से नहीं, एंशियंट इंडिया से बन रहे हैं। तो अगर एंशियंट इंडिया से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो 1st सेंचुरी बीसी में श्रृंगावेरपुरा नियर इलाहाबाद में सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स मिले हैं, जहां पे रिवर गंगा के वाटर को अलग अलग चैनल्स में बांटकर आसपास के इलाकों में पीने के लिए पानी, एग्रीकल्चर के लिए पानी पहुंचाया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम्स बनाए गए थे एक्सटेंसिवली। फिर evidences of sophisticated irrigation work have also been found in Kalinga in Odisha, Nagarjunakonda in Andhra Pradesh, Bennur in Karnataka, कोल्हापुर नियर महाराष्ट्र। तो हर जगह पे, मतलब एक बहुत वाइड स्केल पे, एक बहुत बड़े स्केल पे आपको इस तरीके के काम देखने को मिले हैं। 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक बनाई गई थी, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम। 14वीं सेंचुरी में टैंक बनाया गया था हौस खास का दिल्ली में, जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था ताकि सिरी फोर्ट एरिया को पानी प्रोवाइड किया जा सके। आप देख सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं डैम्स के बारे में। ओके, तो एक्चुअली में डैम्स होते क्या हैं और वो कैसे हमको वाटर को कंजर्व करने में और मैनेज करने में मदद करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया पानी बह रही है, पानी के फ्लो में आपने डैम बना दिया, वहां पे एक नेचुरल रिजर्वायर बन गया पानी का,
उस पानी के रिजर्वायर से लोकल मछुआरे फिशिंग करके अपना लाइवलीहुड चला सकते हैं। उसी पानी से आसपास के इलाकों में आप इरिगेशन के लिए पानी छोड़ सकते हो, लोगों के पीने के लिए पानी छोड़ सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं डैम्स के यूज करने के, ठीक है। क्योंकि इस पानी को आपने इस्तेमाल कर लिया तो ठीक है, अगर आप नहीं इस्तेमाल करते तो ये पानी बहता 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 ओशन में चला जाता, कोई भी यूज नहीं होता। तो कहीं ना कहीं डैम बनाना अच्छी बात है। तो देखिए, टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। कितनी सारी चीजों के लिए यहाँ पे डैम का प्रयोग हो रहा है। मल्टीपर्पज डैम्स बोला जाता है इनको। तो आज की डेट में जो भी डैम्स बनाए जाते हैं उनको बनाया इस तरीके से जाता है कि मल्टीपर्पज यूज हो। तो इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो गई, आसपास की जगह पे पानी भी सप्लाई कर दिया, आपने फ्लड को भी कंट्रोल कर लिया, क्योंकि जब ज्यादा पानी बरसता है तो नदी में पानी तेज होता है। अगर डैम होगा तो पानी को आप साइड में स्टोर करके रख सकते हो, बाढ़ कम आएगी, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हो। जो पानी पहले समुद्र में बह जाता था वो वेस्ट नहीं होगा, उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सतलज ब्यास नदी के बेसिन में भाखड़ा नंगल पावर डैम है, जिसको हाइडल पावर प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और आसपास के इलाके में इरिगेशन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हीराकुड प्रोजेक्ट है महानदी बेसिन में उड़ीसा में, जिसको कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साथ साथ फ्लड ना इस इलाके में, इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखोगे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो कि इंडिपेंडेंस के बाद बनाए गए, उसमें इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच है। देखिए, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में साइंटिफिक तरीके से सारी चीजों को आपस में सिंक्रोनाइज किया जा सके, यानी डैम की जितनी भी यूटिलिटी है सबको आपस में एक दूसरे के साथ इतने हार्मोनाइज तरीके से आप जोड़ दो ताकि सारी चीजें चलें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। बस इसीलिए होता है आपका इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा उसकी यूटिलिटी हो। इसलिए आप देखोगे कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को इंडिपेंडेंस के बाद देखा गया एज अ व्हीकल ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। ओके, और जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला कि डैम्स है टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब इनको इतना इंपॉर्टेंट माना गया कि ये टेम्पल्स बन गए मॉडर्न इंडिया के। ओके, तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन भी दे रखी है, डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर, बता दिया, दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, रीडायरेक्ट्स और टारगेट्स, रिटार्ड्स, डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर, लेक और इम्पाउंडमेंट। इस तरीके का एक रिजर्वायर बन जाता है जिसके साइड में रहने वाले लोग इसमें फिशिंग भी कर सकते हैं। डैम रिफर्स टू रिजर्वायर रेदर देन स्ट्रक्चर। मोस्ट डैम्स हैव अ सेक्शन कॉल्ड स्पिलवे, ये देखिए यहाँ पे स्पिलवे नजर आ रहा है, और वेयर over which or through which is indented that water will flow either intermittently or continuously। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पानी बह रहा है, बीच में आपने यहाँ पे डैम बना दिया, ओके, और इसके बीच में स्पिलवे है। तो अक्सर कर इन स्पिलवे को खोल के आप आराम से पानी के पासेज को निकाल सकते हो, तो नदी बहती रहेगी बिना किसी टेंशन के। और यहाँ पे आपने एक बड़ा सा रिजर्वायर बना दिया जहाँ पे पानी स्टोर्ड है, तो इस पानी को स्टोर भी कर लिया, साथ साथ बहा भी दिया, और अगर इसको एक हाइट पे कर दिया तो आराम से इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई। अब भैया डैम्स बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। टिम्बर डैम्स होते हैं। आप बोलोगे टिम्बर डैम्स क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, एक नदी पे जब आप डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो नदी तो बह रही है, अभी बहती नदी पे डैम को कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? तो होगा ये कि आप एक पहले कोई डैम बना के, मतलब एक ऐसा डैम जिससे आप ये कह लो कि आपने नदी के पानी को डाइवर्ट कर दिया। अभी नदी के पानी को आपने डाइवर्ट कर लिया, तो जहां पे ओरिजिनल डैम बनाना था वहां पे नदी थोड़ी देर के लिए नहीं आई, तो वहां पे आप तब तक आपने डैम बना दिया। और जैसा कि नाम है इसका टिम्बर डैम, तो टिम्बर डैम ऑब्वियसली बात है जो वुडन मटेरियल से उससे बनाया जाता है। तो जो नदी का फ्लो है उसको टेम्परेरली डाइवर्ट करने के लिए टिम्बर डैम बनाया जाता है, ओके, या फिर बहुत माइनर पर्पजेस के लिए टिम्बर डैम बनाया जाएगा तो बनाया जाएगा। और भी बहुत तरीके के डैम्स होते हैं, एम्बैंकमेंट डैम्स, मेजनरी डैम्स। अब बात की जाए आपकी एम्बैंकमेंट डैम्स की, तो इसमें दो तरीके के डैम्स होते हैं, अर्थफिल डैम्स, रॉक फिल डैम्स। देखिए, एम्बैंकमेंट डैम्स वो डैम्स होते हैं जो कि नेचुरल मटेरियल से बनते हैं, तो रॉक फिल डैम्स में अलग तरीके का मटेरियल प्रयोग होता है, अर्थफिल डैम्स में अलग तरीके का मटेरियल यूज होता है। मेजनरी डैम्स की बात की जाए तो स्टोन्स होते हैं और ब्रिक्स होते हैं, तो या तो स्टोन मेजनरी होगी या ब्रिक मेजनरी होगी। तो इन अलग अलग स्टोन्स को आपस में सीमेंट के साथ जोड़ के आपने एक बड़ा सा डैम बना दिया तो वो मेजनरी डैम हो जाएगा। बहुत तरीके के डैम्स हैं दोस्तों, शेप के हिसाब से डोन होते हैं, तो आर्च डैम होता है, बट्रेस डैम होता है। अभी डैम के क्लासिफिकेशन पे गए तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, समझ गए दोस्तों? तो ये चीज है। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर
में डैम्स काम प्ले करता है। डेवलपमेंट ऑफ विलेज इकोनॉमी में डैम काम करता है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी, इन सब में डैम्स अपना एक मेजर रोल प्ले करता है। तो काम भर की चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं दोस्तों। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ पे। कोशिश ये रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा पाऊँ। आगे आने वाले समय में और चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे एक और सॉन्ग देख लेते हैं, ठीक है। सॉन्ग को देखिए क्या लिखा हुआ है। वी हैव सेन सोन क्रॉप्स इन असार, वी विल ब्रिंग भादु इन भद्रा, फ्लड्स हैव swollen the दामोदर, द सेलिंग बोट्स कैन नॉट सेल, ओ दामोदर वी फॉल एट योर फीट, रिड्यूस द फ्लड्स अ लिटिल, भादु विल कम अ ईयर लेटर, लेट द बोट सेल्स टू सरफेस। देखिए एक पॉपुलर भादु सॉन्ग है। दामोदर रिवर वैली में बहुत सारे डैम्स आते थे, ठीक है, इसलिए दामोदर नदी को कहा जाने लगा रिवर ऑफ सॉरो। अभी डैम्स के आने के चलते जो दामोदर नदी का जो पानी है उसको थोड़ा ज्यादा रेगुलेट किया जा सकता है। तो जो फ्लड्स आते थे उन फ्लड्स को कंट्रोल कर लिया गया। तो डैम्स का एक मेजर पर्पस फ्लड को कंट्रोल करना है। लेकिन इनकी तारीफ के साथ साथ इनकी बहुत सारी बुराइयां भी हुई हैं। और आप देखोगे पिछले 20-25 सालों में, या पिछले कह दीजिए कि 1960 में, 1961 में जब ये सरदार सरोवर डैम बन के तैयार हुआ, तो उसके बाद से आप देखो तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट एक जंग सी छिड़ गई है और बहुत सारी वजहों से इनका अपोजिशन किया जा रहा है। बोला ये जाता है कि जब भी आप रिवर्स के फ्लो देखिए, डैम करते क्या है, रिवर्स के नेचुरल फ्लो को रोक देते हैं। अभी रिवर्स के अगर आप नेचुरल फ्लो को रोकोगे डैम बना के, रेगुलेट करके, तो कहीं ना कुछ तो जो इकोलॉजी जिस बैलेंस में चल रही है वो बैलेंस डिस्टर्ब होगा। अभी वो नेचुरल फ्लो टूटेगा तो प्रॉब्लम्स है। कैसे कैसे प्रॉब्लम है? सबसे पहले पुअर सेडिमेंट फ्लो, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वायर। बताता हूं आपको पुअर सेडिमेंट फ्लो और एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम कैसे हुआ। एक नदी दोस्तों बह रही है, उसके अंदर सेडिमेंट लोड है। अभी इस नदी के पानी को आपने डैम में रोक दिया, ठीक है, अब पानी में रुक गया ये। अब जो सेडिमेंट्स हैं वो स्टैंडिंग पानी में धीरे 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 नीचे सतह पे बैठ जाएंगे। तो जहां पे भी रिजर्वायर बना है एक डैम का, उस पानी में जो भी सेडिमेंट्स हैं, स्टैंडिंग वाटर है, वो नीचे बैठ जाएंगे। तो जो रिजर्वायर होता है, जो डैम का जो नीचे वाला बेड होता है ना, वो बहुत तगड़ा वहां पे सेडिमेंट लोड हो जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे जो डेप्थ होती है ना उसकी, वो घटने लगती है, क्योंकि नीचे एक जमीन सी बनने लगती है उस सेडिमेंट के बैठने की वजह से। उसके अलावा आप देखोगे कि भाई पुअर सेडिमेंट फ्लो कैसे हुआ। अभी आप देखो, एक रिवर को आपने डैम कर दिया, यहाँ पे रिवर रुकी और सेडिमेंट नीचे बैठ गया। उसके बाद जब आप इस रिवर के पानी को छोड़ोगे तो इस पानी में सेडिमेंट फ्लो जो होगा ना वो कम होगा, एक चीज। तो यहां पे हो गया पुअर सेडिमेंट फ्लो और एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बेस ऑफ द डैम। एक और चीज होती है, इस रिजर्वायर से बहुत छोटे छोटे इनलेट्स निकलते हैं आसपास के एरिया के लिए। और ये जो छोटे छोटे इनलेट्स निकलते हैं ना, ये रिजर्वायर के नीचे से निकलते हैं। तो मान लीजिए इतना बड़ा ये रिजर्वायर है, इतना भरा हुआ है। अभी ऑब्वियस सी बात है, कोई आउटलेट निकलेगा इस रिजर्वायर का तो ऊपर से थोड़ा निकलेगा, तो नीचे से निकलेगा। आपको पता है कि जो सेडिमेंट है वो नीचे बैठ रहे थे। अभी नीचे से अगर आप पानी का फ्लो निकालोगे तो सेडिमेंट्स बहुत हाई क्वांटिटी में नीचे के पानी से बाहर निकलेंगे। और ये जो पानी आप छोड़ रहे हो पीने के लिए, इरिगेशन के लिए छोड़ रहे हो, तो बहुत जबरदस्त रॉकियर स्ट्रीम्स आसपास के इलाके में पहुंचती है, जो बहुत हद तक सॉइल इरोजन भी करती है, पीने के लिए भी उतनी अच्छी नहीं होती है और एग्रीकल्चर को भी नुकसान पहुंचाती है। तो ओवरऑल जो रिवर का इक्वेटिक हैबिटेट है उसके साथ आपने छेड़छाड़ की तो सारी अच्छी चीजें तो होने वाली है नहीं, इक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचेगा। फिर डैम्स की वजह से जो रिवर्स होती है वो बट जाती हैं और जो एक्वेटिक फौना होता है वो माइग्रेट नहीं कर सकता स्पॉनिंग के लिए। अभी 3-4 चीजें यहाँ पे आ गई। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रैगमेंट कैसे हुई नदी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि नदी ऐसे बह रही है, आपने यहाँ पे इसको डैम कर दिया, एक रिजर्वायर बन गया। उसके बाद इस डैम में से छोटे छोटे स्पिलवे निकले जिससे नदी का पानी फ्लो करके दूसरी साइड बहता चला जाए। अब आप देखो दोस्तों, ये जो स्पिलवे बनाओगे आप, छोटे छोटे होल्स बना के उसमें से आप नदी का पानी निकाल रहे हो, कहीं ना कहीं तो जो रिवर्स के फ्लो करने का जो पैटर्न है वो टूट गया। अब रिवर्स को अनइम्पीडेड फ्लो नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो रिवर्स जाके वो जो डैम बना है उसके सरफेस से लड़ जाएंगी, ठीक है, बहुत सी रिवर्स इससे मर जाएंगी। तो जो मतलब अनइम्पीडेड फ्लो करती थी ये रिवर्स, उनका अनइम्पीडेड फ्लो टूट जाएगा इस डैम की वजह से, पहली चीज। तो रिवर के फ्रेगमेंट होने की वजह से, क्योंकि एक रिवर अब डैम के इस साइड पे और एक रिवर डैम के इस साइड पे, तो रिवर्स फ्रेगमेंट हुई। तो जो एक्वेटिक फौना है वो इस डैम के होने की वजह से आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगा, एक चीज। दूसरी चीज, जो स्पॉनिंग पैटर्न होता है, स्पॉनिंग क्या होता है देखिए दोस्तों, जो फिशेस होते हैं, जो एक्वेटिक जानवर होते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाके अपने एग्स देते हैं। ओके, तो उनका जो एग देने की जगह होती है वो डिसाइडेड होती है, उनका जो कोर्स होता है एक पर्टिकुलर सीजन में या पूरे मतलब साल में जो सीजन होते हैं अलग अलग,
इन एक्वेटिक जानवरों का भी जो कोर्स होता है वो डिसाइडेड होता है, प्री सेट होता है कि भाई यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे जाके स्पॉनिंग करेंगे, सब कुछ डिसाइडेड होता है। अभी बीच में डैम बना दिया तो स्पॉनिंग पैटर्न टूट गए, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज है। उसके बाद the reservoirs that are created on the floodplains also submerge the existing vegetation in the soil, leading to its decomposition over a long period of time। अभी बात क्या हुई कि जो इतना बड़ा रिजर्वायर बन रहा है डैम से पहले, ये एक बहुत बड़ा इलाका है। इस पहले इलाके में यहाँ पे वेजिटेशन थी, पेड़ थी, सॉइल थे, ये सब डूब गए और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा इलाका डिग्रेड हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। और आप देखो जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, लार्ज डैम्स हैं, इनकी वजह से बहुत सारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स चले, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर डैम की वजह से टिहरी डैम आंदोलन। अब हुआ ये है कि ये जो आंदोलन की वजह थी वो वजह दूसरी थी। वजह ये थी कि जब इस तरीके के मतलब डैम्स बनते हैं तो एक बहुत बड़े इलाके को आपको एक्वायर करना पड़ता है, बहुत बड़े इलाके का एक्विजिशन होता है। अभी इतने बड़े इलाके का एक्विजिशन होगा तो इस इलाके में लोग रहते होंगे, इस इलाके में जंगल होते होंगे, इस इलाके के एरिया पे बहुत सारे लोगों के लाइवलीहुड्स, लाइफ, इकोनॉमी, बहुत सी चीजें डिपेंडेंट होंगी। वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम टूट जाता है एक डैम के चलते। तो मैसिव डिस्प्लेसमेंट होता है, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होता है लोकल कम्युनिटी का। लोकल लोगों को अपनी जमीनें, लाइवलीहुड, अपने रिसोर्सेज के ऊपर एक्सेस और कंट्रोल को छोड़ के जाना पड़ता है और उनसे बोला क्या जाता है कि आप ये देश के लिए कर रहे हो, तो फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन वो ये करते हैं। लेकिन एक्चुअली में होना तो ये चाहिए कि वो लोकल लोग जिनकी जगहों को कब्जा के आप उनको हटा के डैम बना रहे हो, तो इस डैम के जो इकोनॉमिक फायदे हैं वो उन लोगों को मिलने चाहिए। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या उन लोगों को कुछ भी इकोनॉमिक फायदे मिल रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल रहे होते तो इतने एजिटेशन इतने लंबे समय के लिए नहीं हो रहे होते। तो अगर उनको नहीं मिल रहे हैं तो किसको मिल रहा है? तो भैया बड़े बड़े लैंड ओनर्स को मिल रहे हैं, लार्ज फार्मर्स को मिल रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट। अरे भैया इंडस्ट्रियलिस्ट तो बिलियन, मतलब इतने बिलियन डॉलर के मालिक, 10वें नंबर पे अमीर, इस तरीके की खबरें आती रहती हैं। तो जो गेन कर रहा है वो हाई क्लास गेन कर रही है। जो देखिए ये तो लोअर क्लास में लोग हैं। इकोनॉमी इंडिया की जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, हम भले ही डीपीएसपी के हिसाब से एक वेलफेयर नेशन है, और एक वेलफेयर नेशन का कंसेप्ट क्या होता है? भैया सबका वेलफेयर करो। लेकिन अभी भी हम स्वीडन, डेनमार्क, इस तरीके के कंट्रीज के लेवल पे नहीं पहुंचे हैं जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे क्या है कि जो अमीर है वो अमीर ही होता चला जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब ही होता चला जा रहा है, और बीच में एक मिडिल क्लास है जो पिस रहा है। तो इसलिए आप लोग यूपीएससी वगैरह निकाल लो तो मिडिल क्लास की कैटेगरी से बाहर निकल जाओगे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की। इसको बोला था सेव नर्मदा मूवमेंट। दिस इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसने मोबिलाइज किया है ट्राइबल पीपल को, फार्मर्स को, इन्वायरमेंटलिस्ट को, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बिंग बिल्ड अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन द गुजरात। सरदार सरोवर डैम की बात की जाए तो सरदार सरोवर डैम का जो फाउंडेशन स्टेन था वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा 5 अप्रैल 1961 को। लेकिन आप देखोगे कि इस पे काम होना शुरू हुआ 1979 में। अभी जब 1979 में इस पे काम होना शुरू हुआ, रुका, फिर 1987 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 1987 में जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो कंस्ट्रक्शन को रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। कब? 1995 में। चूंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हो गया था और नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो लोग थे जिनकी लाइवलीहुड्स अफेक्ट हो रही थी, उन्होंने बोला कि भैया ये सरदार सरोवर डैम रुकवाइए, इससे तो बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे। फिर कुछ समय तक काम रुका रहा। 1995 में जब सुप्रीम कोर्ट ने रोका तो 2000 से लेकर 2001 के लगभग पे थोड़े कम हाइट के साथ फिर से इस डैम पे काम शुरू किया गया। ओके, तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि 15 सितंबर 2019 को जो डैम के अंदर वाटर का लेवल है वो 138 मीटर पे पहुंच गया। तो ये है नर्मदा, ये जो आपका सरदार सरोवर डैम, इसकी हिस्ट्री। भैया फाउंडेशन स्टोन 1961 में है और 1979 में फंडिंग आई, और आप देखो कि जो काम है एक्चुअली में वो 1987 में शुरू हुआ। तो मतलब कितना डिले हुआ है। ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है इसने कितना जबरदस्त रोल प्ले किया है इस प्रोजेक्ट में, ठीक है ना, मतलब इस प्रोजेक्ट को रोकने में। लेकिन फाइनली ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया। अब जब ये सरदार सरोवर डैम बन रहा था दोस्तों, तो उस समय पे ये बोला गया कि भाई जो गरीब लोग हैं जो डिस्प्लेस किए जाएंगे उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उनको सरकार की तरफ से ये मिलेगा वो मिलेगा, और उनको ये बोला गया कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आप नेशन के लिए कर रहे हो। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जाने लगी। लेकिन ये लोग भी समझदार थे, इन्होंने एग्जाम्पल उठाया रिहंद डैम का। अबे रिहंद डैम की बात की जाए तो रिहंद डैम को बोला जाता है गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम।
ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये भी कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, और जो आपका सरदार सरोवर डैम है वो भी ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम मतलब जो भारी पत्थर होते हैं उन पत्थरों को खड़ा करके जोड़ के वो डैम बनाया जाता है, और उन पत्थरों के दम पे पानी के फोर्स को रोका जाता है, ठीक है। तो अब आप देखो कि जो रिहंद डैम था उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 1954 में, 1954 में, और रिहंद डैम का जो कंस्ट्रक्शन था वो कंप्लीट हुआ 1962 में। तो जो रिहंद डैम था 1962 में उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, और 1992 तक जिन लोगों को भी डिस्प्लेस किया गया था रिहंद डैम को बनवाने में, उनको प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिला, वो काफी परेशान थे। तो जब रिहंद डैम से जो लोग सर्वाइवर्स थे, जो रिहंद डैम की वजह से जो लोग डिस्प्लेस हुए थे, वो इतने परेशान थे, और इनकी परेशानी उन लोगों को नजर आ रही थी जो सरदार सरोवर डैम की वजह से डिस्प्लेस हो रहे थे। तो सरदार सरोवर डैम वाले बोलते हैं कि जब इनको इंसाफ नहीं मिला तो हमको क्या इंसाफ मिलेगा, और क्या अब हम ही बचे हैं देश के लिए यहाँ पे कुर्बानी देने को। और कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को ये समझ में आने लगा था कि इन डैम से अगर फायदा होगा ना तो ये फायदा बड़े लोगों को होगा, अमीर लोगों को होगा, गरीबों को कोई फायदा नहीं होगा। तो एक ट्रस्ट आ गया, और जो मूवमेंट है वो बहुत मैसिव स्केल पे चला। तो अब आप बात की जाए ये सरदार सरोवर डैम की, तो नर्मदा नदी पे है ये, गुजरात में। वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है ये इंडिया का। 4 स्टेट्स में फैला है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। ओके, ये बोला गया कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से जो ड्रॉट प्रोन इलाके हैं, डिजर्ट इलाके हैं गुजरात के, उनको पानी वगैरह मिलेगा, राजस्थान में भी पानी पहुंचेगा। अगर हम मैप में इसकी लोकेशन को देखें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको नजर आ रही है नर्मदा नदी, और ये आपको नजर आ रहा है सरदार सरोवर डैम। तो ये इसकी लोकेशन है, किसकी, आपकी सरदार सरोवर डैम की। वो जो टेहरी वाला डैम था ना जिसके ऊपर बात हुई, वो यहाँ है उत्तराखंड में। ओके, अभी इस डैम वाले नक्शे पे भी वापस आते हैं। तो भाई अब और बातें करते हैं, मतलब और जो इकोलॉजिकल डिजास्टर्स हुए इन डैम्स के बनने की वजह से, जो इरिगेशन फैसिलिटीज आई हैं इन डैम्स के बनने के चलते में, इसके चक्कर में क्रॉपिंग पैटर्न बिगड़ गए हैं। तो पहले लोग जो पानी बचाते थे उन्होंने पानी बचाना बंद कर दिया, उन क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया जो वाटर इंटेंसिव है, जो कि कमर्शियल है। इससे बहुत सारे इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हुए। पहले वो जो लोकल सॉइल थी, वो जो लोकल इकोलॉजी थी, वो जिन क्रॉप्स के लिए एडिक्वेट थी, उनको हटा के अब ऐसे क्रॉप्स उगाए जाने लगे जिनमें पैसा ज्यादा बन सकता है। तो कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाए जाने लगे, वाटर इंटेंसिव क्रॉप जैसे कि पैडी वगैरह है, ये उगाए जाने लगे, जिससे एक्सेसिव सेलेनाइजेशन हुआ सॉइल का। यानी वो सॉइल जितने पानी के लिए अडेप्ट था, उससे ज्यादा पानी आप उस सॉइल में डालोगे तो सॉइल का सेलेनाइजेशन होगा। सॉइल में जो सॉइल कंटेंट है, जो मिनरल्स का कंटेंट है, वो बढ़ेगा। एक लिमिट से ज्यादा मिनरल का कंटेंट से सैलिनिटी बढ़ती है। ये एक अलग टॉपिक, इसके बारे में बाद में कहीं बात करेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि सोशल लैंडस्केप भी बदल गया है। अब भैया एक तरीके का सोशल गैप देखने को मिल रहा है रिचर लैंड ओनर्स और लैंडलेस पुअर के बीच में। आप देखो कि जब ये डैम्स बने तो इन डैम से नुकसान तो हुए, अभी उन नुकसान को किसने सबसे ज्यादा झेला, तो उन लोगों ने सबसे ज्यादा झेला जिनको उस डैम को बनाने के लिए उनकी जगहों से उखाड़ के बाहर फेंक दिया गया, और उनको कोई प्रॉपर कंपनसेशन भी नहीं मिला। नाम का कंपनसेशन मिला है, ठीक है, बेचारे वो बेवकूफी बने। कुछ लोगों को हो सकता है कि उसमें कंपनसेशन मिल गया हो, ज्यादातर परेशानी है। उसके बाद जब ये डैम बन गए, चलिए उसके बाद जो बेनिफिट्स हैं, अभी उन बेनिफिट्स को आप कैसे बांटोगे, तो इसके लिए हो गया है भैया कन्फ्लिक्ट शुरू। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गुजरात में जो साबरमती बेसिन के फार्मर्स हैं, वो इस बात पे गुस्सा थे और दंगा फसाद करने लगे कि भैया जो पानी है, आप पानी को अर्बन एरियाज में ज्यादा भेज रहे हो, रूरल एरियाज में पानी की सप्लाई नहीं कर रहे हो, और ड्रॉट के टाइम पे आप अर्बन एरियाज में भेज रहे हो, रूरल में नहीं भेज रहे हो, तो क्या हम बिना पानी के जिए? तो इस तरीके की चीजें हैं। फिर आप देखोगे कि इन डैम्स के चलते इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स भी बढ़ गए हैं। तो महाराष्ट्र में डैम बना, कोयना डैम, उसके चलते बाकी स्टेट्स में यानी कि कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में पानी की क्वांटिटी कम हो गई। तो भैया वो दोनों लोग बोलने लगे कि यार ये क्या बवाल है, आप अपने स्टेट में डैम बना के हमारे आने वाले स्टेट में पानी को कम करोगे तो कैसे काम करेगा। जो रिसेंटली मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी ग्रेट इथोपियन रिनेसा डैम की, वहां तो 2 कंट्रीज लड़ रही हैं नील नदी के पानी को शेयर करने के लिए। तो पानी के नाम पे जो लड़ाई है ना, जो केवल इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में है। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ बेनिफिट निकल रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट या वाटर में बेनिफिट, तो उस बेनिफिट को इक्विटेबल तरीके से बांटने की जरूरत है। बट चूंकि हमारा जो देश है, यहाँ पे गरीब को दबाया जाता है, तो जो थोड़े से बेटर ऑफ लोग हैं वो इनके फायदे उठा ले जाते हैं, जो गरीब है वो दबता ही चला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कृष्ण गोदावरी डिस्प्यूट को देखो,
तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश इस डिस्प्यूट को उठा रहे हैं, क्योंकि उनका ये बोलना है कि महाराष्ट्र एक्स्ट्राऑर्डिनरी फायदा उठा रहा है। आपको पता है जो कृष्ण नदी है वो भी आपका महाराष्ट्र से निकलती है, जो गोदावरी नदी है वो भी आपका महाराष्ट्र से निकलती है। और जब ये गोदावरी नदी और कृष्ण नदी आगे जाके आंध्र प्रदेश कर्नाटका में एंट्री मारेंगी, तो उससे पहले महाराष्ट्र ने अपने स्टेट में बहुत से डैम बना दिए। अभी उन डैम के चलते महाराष्ट्र बहुत सारे पानी को यूटिलाइज कर रहा है। तो कृष्ण और गोदावरी नदी में आगे जो स्टेट्स आते हैं जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वो नेचुरली बोलेंगे कि भैया हमारा पानी क्यों इस्तेमाल कर रहे हो तुम हमारा पानी इस्तेमाल करोगे, हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो फिर ट्राइब्यूनल में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें दोस्तों यहाँ पे हो रही हैं, क्योंकि अगर जो स्टेट्स अपस्ट्रीम में है वो हमेशा फायदे में रहेंगे। अब आप इंटर कंट्री के हिसाब से बात करो तो भाई ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगपो कहा जाता है तिब्बत में। तिब्बत चाइना का हिस्सा अभी के समय पे, तिब्बत पे इलीगल कब्जा कर रखा है चाइना ने। अभी तिब्बत से जो ये जांगपो नदी बह रही है, इसके ऊपर अगर चाइना डैम लगा देता है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें पानी कम हो जाएगा, तो नुकसान है ना। तो ये जो नदियां होती हैं, इन नदियों के लिए कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होती, ये तो बहती जाती हैं। तो जो इन नदियों में पहले पड़ जाता है वो इनका फायदा उठा लेता है। अब कुछ मेजर रिवर्स और डैम्स देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे सलाल प्रोजेक्ट नजर आ रहा है। ओके, यहाँ पे भकरा नंगल प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहा है। इधर टेहरी तो मैंने आपको दिखाई दिया। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स देखते हैं। यहाँ पे आपको चंबल नदी पर कोटा बैरेज नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम आपको नजर आ रहा है। ओके, फिर सरदार सरोवर डैम दिखा दिया। गोदावरी नदी पे आपको प्रवरा डैम नजर आ रहा है। अभी ऑब्वियस सी बात है, गोदावरी नदी पे प्रवरा डैम है, तो फिर जब गोदावरी नदी आपकी आंध्र प्रदेश में घुसेगी तो आंध्र प्रदेश बोलेगा नहीं कि आपने तो प्रवरा डैम में पानी को इस्तेमाल कर लिया। उसी तरीके से कृष्णा नदी की शुरुआत में कोयना डैम बना रखा है, तो पानी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया महाराष्ट्र ने, तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश वाले लड़ रहे हैं। इधर आपको रिहंद डैम नजर आ रहा है यूपी में। फिर बहुत से डैम है, तिलैया डैम, कोनार डैम, मैथॉन डैम, पंचेत डैम। डैमों की कमी नहीं है इंडिया में, बहुत मेजर डैम्स है इंडिया में। ठीक है, तो ये कुछ मेजर डैम्स मैंने आपको दिखाए दोस्तों। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लग गया आपको डैम्स का। फिर यहाँ पे आपको एक तुंगभद्रा नदी पे भी डैम नजर आ रहा है, मेत्तूर डैम नजर आ रहा है, कावेरी नदी पे, पेरियार नदी पे एक डैम नजर आ रहा है। बताइए ये कौन सा डैम है पेरियार नदी वाला? इसके ऊपर शायद मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपको याद हो तो। चलिए, तो अब जो ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है इन मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट, वो इस बात पे उठाया जा रहा है कि भैया जिस लिए आपने इन रिवर प्रोजेक्ट्स को बनाया वो तो इन्होंने किया नहीं। तो जो इंटेंडेड पर्पस था इन रिवर प्रोजेक्ट्स का वो पूरा नहीं हुआ है। इन्होंने अपने इंटेंडेड पर्पस को पूरा नहीं किया। इन फैक्ट ये डैम बनाए गए थे फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए, और ये तो खुद ही फ्लड्स को ट्रिगर कर रहे हैं। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो रहा है रिजर्वायर में। ओके, जो ज्यादातर बड़े डैम्स हैं वो तो फ्लड्स को रोक ही नहीं पाए। अक्सर कर आप देखोगे कि जब ज्यादा रेनफॉल होती है तो उस रेनफॉल के चलते डैम में पानी भर जाता है। अभी डैम में एक लिमिट से ज्यादा पानी भरेगा तो डैम अथॉरिटीज पानी रिलीज कर देंगी। वो बोलेंगे कि भैया पानी एक लिमिट से ज्यादा भर गया तो दीवार तोड़ देगा डैम की, तो पानी रिलीज कर देते हैं। पानी रिलीज कर देते हैं तो जो डाउन स्ट्रीम इलाके वहां पे फ्लड आ जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात में 2006 में फ्लड्स आ गए थे डैम से पानी रिलीज करने की वजह से। अक्सर कर ये न्यूज सुनने को मिलती है। फिर एक और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है? सॉइल इरोजन की। एकदम से अगर आप पानी रिलीज करोगे, फ्लड आएगा तो फ्लड तो मैसिव लेवल पे सॉइल इरोजन कॉज करेगा। फिर उसके बाद भाई सेडिमेंटेशन आल्सो मेंट दैट द फ्लड प्लेन्स वर डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आगे के आपके फ्लड प्लेन्स हैं वहां पे सिल्ट नहीं बचेगा। ठीक है, जो देखिए फ्लड्स आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सॉइल इरोजन है, सिल्ट से डिप्राइव हो जाएगा, वहां का सॉइल कम फर्टाइल हो जाएगा। नॉर्मल कोर्स में भी चूंकि बहुत सारा जो सॉइल है वो डैम के बेस पे बैठ रहा है, तो जो नॉर्मल रिवर का स्ट्रीम का फ्लो है उसमें जो सिल्ट कंटेंट है, जो सॉइल कंटेंट है वो कम हो रहा है। और जब वो सॉइल कंटेंट कम होगा तो आगे आने वाले फ्लड प्लेन्स में वो कम सॉइल को जमा करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम होती जाएगी। क्योंकि ये जो सेडिमेंट है ये रिवर्स कैरी करके आती है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर से, और उसको कैरी करते करते वो क्रश कर करके इतना फाइन कर देती है कि वो एक ऐसा फर्टिलाइजर बन जाता है, नेचुरल फर्टिलाइजर बन जाता है जो कि सॉइल बनाता है जिसके ऊपर प्लांट्स उगाते हो आप। तो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन हमको होता नजर आ रहा है इन डैम्स की वजह से। फिर बहुत से और कारण भी है भैया, इन डैम्स के चलते अर्थक्वेक्स आए हैं, वाटर बॉर्न डिजीज। अब एक जगह पे इतना पानी भरा हुआ है तो उसमें बीमारियां भी पनपेंगी, ये जो कीड़े व मकोड़े हैं वो भी पनपेंगे, पेस्ट पनपेंगे, और एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर की वजह से पानी को बर्बाद भी किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो यहाँ पे
इससे निकल के आ रही है। फ्लड से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बेसिक प्रिकॉशंस दिए हैं, आप चाहो तो पढ़ लो। हैवी रेन स्टॉर्म्स कोलकाता, देखिए एक वर्कर को उठा के लेके जा रहे हैं यहाँ पे इसमें फ्लड से बचाने के लिए। अब पानी को बचाने की कोशिश में और पानी को प्रॉपर तरीके से यूज करने की कोशिश में एक और चीज हमारे सामने आती है जिसको बोला जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब बात की जाए तो जैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को हमेशा से इस्तेमाल किया जा रहा है, एंशियंट इंडिया से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एग्जांपल्स बताए थे, उसी तरीके से जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ना दोस्तों, ये भी एक वायबल अल्टरनेटिव की तरह काम कर सकते हैं। ये भी एंशियंट इंडिया से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एंशियंट इंडिया से हमको बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड ऐसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जहां पे वाटर हार्वेस्टिंग हमको देखने को मिलती है। पहले से ही लोगों को, यानी एंशियंट इंडिया से लोगों को रेनफॉल रिजीम के बारे में पता था, जो रेनफॉल पैटर्न्स है पूरे कंट्री में उनके बारे में पता था, अलग अलग जगहों पे जो सॉइल टाइप्स हैं उनके बारे में पता था, और उन्होंने उस जगह की लोकल जियोलॉजी, एनवायरनमेंट, जो भी वहाँ का क्रॉपिंग सिस्टम था, उसके हिसाब से अलग अलग तरीके, अलग अलग टेक्निक्स निकाल रखी थी वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, खासकर रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, रिवर वाटर को यूज करने के लिए, फ्लड वाटर्स को यूज करने के लिए, लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन का ध्यान रखते हुए और अपनी पानी की जरूरतों का ध्यान रखते हुए। जैसे कि हिल्स और माउंटेनियस रीजन्स में लोगों ने डाइवर्जन चैनल्स बनाए, जैसे कि गुल्स और कुल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयस फॉर एग्रीकल्चर। तो आप बोलोगे कि ये गुल्स और कुल्स कैसे दिखते हैं, तो ये देखिए आपके सामने, ये पहाड़ों के बीच से एक छोटी सी नाली बना रखी है दोस्तों। तो जहां पे भी पानी का सोर्स होगा, उस पानी के सोर्स से एक छोटा सा ऐसा पानी का इनलेट ये लोग काट लेंगे, और इस इनलेट से छोटे छोटे और इनलेट्स निकाले जा सकते हैं फील्ड में। तो इस तरीके के गुल्स और खुल्स हमको वेस्टर्न हिमालयस में और भी बहुत जगहों पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है। देश के बहुत से हिस्सों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग करके पानी को पिया जाता है। अब देखिए, ऐसा है कि आज की डेट में जो पानी बरसता है उसको हम डायरेक्टली पीते नहीं है, बट पहले के समय में इतना प्योरिटी को नहीं देखा जाता। और आज की डेट में तो देखिए पानी जो बरस रहा है वो भी हमने पॉल्यूट कर दिया है। हमारी जो हवा है वो इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है ना, उसमें इतना ज्यादा एसिड तैर रहा है, ये सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, की भैया जो पानी गिर रहा है ना ऊपर से रेन वाटर, वो भी प्योर नहीं रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज से 200-300 साल पहले चले जाओ तो जो रेन वाटर बरसता भी था वो प्योर होता था। आज की डेट में प्योर होता है। अगर एनवायरमेंट में गंदगी नहीं है तो जो रेन वाटर बरस रहा है वो प्योर है। तो शुरुआत में लोग क्या, और हाँ, उस समय भी प्योरिटी का इतना धोनी लोग ध्यान भी नहीं रखते थे। आज की डेट में हम लोग अपने घर में आरओ और बहुत अलग अलग तरीके के वाटर प्योरिफिकेशन मैकेनिज्म्स को बना के रखते हैं, बट पहले ऐसे मैकेनिज्म्स नहीं थे। तो लोग रेन वाटर के थ्रू पानी इकट्ठा करते थे और उसको पीते थे, और ये प्रथा देश के बहुत बड़े हिस्से में चलती थी। फिर देखें कि पानी के लिए और कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए। तो इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इनंडेशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड। अब ये जो इनंडेशन चैनल्स है ये किस टाइप के हुआ करते थे, ये देखिए दोस्तों, ये एक एग्जांपल है। इस तरीके की जो स्ट्रीम्स जाती हैं साइड से, ये एक्चुअली में मैन मेड स्ट्रीम्स हैं। ऐसा नहीं कि इन स्ट्रीम्स को ऑटोमेटिकली बन गई, नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है। तो इस तरीके के चैनल्स बना दिए जाते हैं, और ऐसा पूरे देश के हर हिस्से में मिलते हैं, केवल बंगाल में नहीं। हाँ, हिस्ट्री में हमको बंगाल में पाए गए। तो मतलब यहाँ पे बात ये हो रही है कि भैया पहले के समय में, मैंने आज के तो मॉडर्न मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर में तो चलो सबको पता है सब कुछ कि ऐसे ऐसे करो तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, लेकिन पहले भी इस तरीके के जो आप कह सकते हैं मेथोडोलॉजीज थी, इनको डिप्लॉय किया गया था। फिर जो देश के एरिड और सेमी एरिड इलाके हैं वहां पे एग्रीकल्चरल फील्ड्स को रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर से बदल दिया गया, ताकि पानी वहां पे खड़ा रहेगा तो सॉइल सॉफ्टन हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा, तो बाद में उसको एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऑब्वियस सी बात है कि जो एरिड और नॉन, मतलब जो एरिड या सेमी एरिड इलाके हैं वहां पे एक बड़े से एग्रीकल्चर फील्ड में आप पानी स्टोर कर लोगे तो उस पानी को बाद में डेली मर्रा की चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को खादिन कहा जाता है जैसलमेर में, और जोहाद कहा जाता है इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान में। तो आपको एक जोहाद दिखा देता हूं मैं। दिस इज बेसिकली अ जोहाद। ओके, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान की फोटो है, आप देख सकते हैं। फोटो बाई फरहाद कॉन्ट्रैक्टर, टेकन इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। फिर यहाँ पे देखिए आपको दो तरीके दिखा रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। हालांकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप यूट्यूब पे सर्च मारिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मेरे नाम के साथ आपको वीडियो मिल जाएगी। ये देखिए, इस वीडियो की बात कर रहा हूँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी पीसीएस एग्जाम्स। इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाली वीडियो को देखिए जाके, यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता रखे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या क्या बताया जा रहा है।
Rooftop rainwater is collected and using a PVC pipe filter through sands and bricks. Underground pipe takes the water to the sump for immediate uses. Excess water from the sump is taken to the well. Well from water recharges underground. बताता हूँ क्या है ये, मैंने तुरंत पढ़ गया। दो तरीके यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। पहले तरीके में आप देख रहे हो कि रूफ टॉप पे पानी जमा हो रहा है। ये पानी इस ट्यूबवेल के थ्रू होता हुआ इस बॉक्स में पहुंच रहा है। इस बॉक्स में इस पानी को प्योरीफाई किया जा रहा है सैंड की मदद से, और प्योरीफाइड पानी को एक हैंड पंप के थ्रू आपने अंडरग्राउंड वाटर में पहुंचा दिया। और बाद में जब पानी नहीं बरसेगा तो इस अंडरग्राउंड वाटर को आप एक सबमर्सिबल से या पंप से बाहर निकाल सकते हो। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको एक घर दिख रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुई, इस पाइप के थ्रू ये पानी इधर एक संप में गया, यहाँ पे इसको प्योरीफाई करके स्टोर किया गया। इस संप से निकाल के इस घर वाले भी इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक्सेस पानी को किसी कुएं में डाल दो या किसी और मैकेनिज्म के थ्रू आप ग्राउंड वाटर में डाल दो तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। आप एक कुएं में डाल दोगे तो कुआं तो वैसे भी अंडरग्राउंड एक्विफायर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो पानी वहां चला जाएगा। तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। इसका कोई एक वन वे नहीं है, बहुत अलग अलग तरीके हैं इस चीज को प्रैक्टिस करने की। अब आप बात करो राजस्थान के एरिड और सेमी एरिड रीजन्स के बारे में, खासकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर की। वहां पे जो हाउसेज हैं ट्रेडिशनली हर जगह पे अंडरग्राउंड टैंक्स मिलते हैं और इन टंकाज में पानी को स्टोर किया जाता है। तो राजस्थान के इलाके में वैसे पानी नहीं है, तो पानी बरसा, आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग से उस पानी को इकट्ठा किया और घरों के नीचे जो टंका बने वहां पे पानी को स्टोर कर लिया। ठीक है ना। ये टंकास बड़े हो सकते हैं, बड़े कमरे जैसे, दे कुड बी एज लार्ज एज अ रूम, एक बहुत बड़े कमरे जितने भी हो सकते हैं। जैसे कि फलोदी के एक हाउस होल्ड में 6.1 मीटर डीप टैंक है, 4.27 मीटर लंबा है, 2.44 मीटर चौड़ा है। तो ये जो टंकास थे दे आर, और ये हैं अभी, दीज टंकास वर पार्ट ऑफ वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और ये कभी कभी क्या होता है ना कि घर होता है एक बड़ा सा, तो उसमें बहुत सारे घर होते हैं और बीच में कोर्टयार्ड होता है, तो इस कोर्टयार्ड के नीचे भी टंका बनाया जाता था। तो घर में जितने भी लोग हैं, जितने भी फैमिलीज हैं, वो जाके इससे पानी निकाल के पियेंगी। और कहीं ना कहीं होता ये था कि जैसे मान लीजिए ये घर है, अभी बीच का कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड में एक टंका है, तो इन घरों का जो स्लोप होगी वो कुछ इस तरीके से इस कोर्टयार्ड की तरफ होगी जहां पे टंका है। तो ऑटोमेटिकली रेनफॉल गिरेगी और वो जो पानी है वो छतों पर से स्लाइड करता हुआ इस टंका में चला जाएगा और वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो जब पानी बरस रहा होगा तो पानी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और बाद में जब पानी कम होगा तो इसी पानी को निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे ये लोग। तो देखिए, दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेस थ्रू अ पाइप। Rain falling on the rooftops would travel down the pipe and was stored in this underground tankas. The first pile of rain was usually not collected. तो इन स्लोपिंग जो आपके रूफ्स हैं, इनसे जो पहला वॉश ऑफ रेन गिरेगा वो तो गंदगी को हटाएगा, तो गंदगी साफ हो जाएगी। तो उसके बाद जब सब्सिक्वेंटली पानी बरसेगा उसको आप टंका में स्टोर कर लोगे और बाद में इस टंका से आप पानी निकाल निकाल के पीते रहोगे, क्योंकि पूरे साल तो बारिश हो नहीं रही है। तो जिस समय पे बारिश हो रही है उस समय पे आप रेन वाटर को स्टोर कर लो, बाद में आपको पीने में काम आएगा। तो देखिए क्या लिखा है, द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टंकास टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, मेकिंग इट एन एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ऑल अदर सोर्सेज हैव ड्राइड अप। फिर यहाँ पे देखिए एक और वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, सर्कुलर विलेज टैंक जिसको कुल कहा जाता है, काजा विलेज में। बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में काजा विलेज हमारे देश के कौन से स्टेट में। यहाँ से पानी को छोटे छोटे चैनल्स के थ्रू घरों तक पहुंचाया जा सकता है, कुछ पर्टिकुलर इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है। लोग आके यहाँ पे बाल्टियों से भी भर के पानी लेके जा सकते हैं। तो समर्स में इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत काम देते हैं। फिर रेन वाटर, जिसको कुछ जगहों पर पलर पानी भी कहा जाता है, ठीक है, ये भाई प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर माना जाता था पहले के समय में। अभी तो ये भी गंदा हो गया, इसको सीधे सीधे पीने से मना किया गया है, ठीक है। तो जो बहुत सारे घर हैं, जो घरों के नीचे वो टंका बनवाते थे ना, उन टंका के बगल में अंडरग्राउंड कमरे बनवाते थे। अब वो कमरे नेचुरली ठंडे रहेंगे, क्योंकि जो एरिड इलाके हैं, वो इलाके जहाँ गर्मी बहुत पड़ती, खासकर राजस्थान में चले जाइए, इनफैक्ट वेस्टर्न राजस्थान में चले जाइए, वहाँ पानी बरसता ही नहीं है। तो उस केस में वो अपने घरों में जहाँ पे पानी स्टोर करते थे उनके बगल में कमरा बनवा देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है उस पानी से वो कमरा रहेगा ठंडा। और आप देखिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग शिलोंग मेघालय में भी प्रैक्टिस की जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि शिलोंग मेघालय से केवल 55 किलोमीटर दूर पड़ता है आपका चेरापूंजी माइंसराम, और माइंसराम वो जगह है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा पानी बरसता है। तो आप सोचिए एक ऐसी जगह जहां दुनिया में सबसे ज्यादा पानी बरसता है, उससे केवल 55 किलोमीटर दूर शिलोंग में एक्यूट वाटर शॉर्टेज है। सोचिए एक ऐसा स्टेट जहां सबसे ज्यादा पानी बरसता है दुनिया में, वहां के स्टेट कैपिटल में एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर है। इसीलिए शिलोंग के हर घर के
ऊपर आपको एक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर दिखेगा और वहां का हर घर अपनी 15 से 25% ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट को रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग से पूरा करता है। आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न राजस्थान में जो पहले का ट्रेंड था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। पहले का क्या ट्रेंड था कि रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग को लोग प्रमोट करते थे। आज की डेट में वहां पे रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अब इंदिरा गांधी कैनाल बन गई है। अब इंदिरा गांधी कैनाल में खूब सारा पानी आ गया, तो यहाँ के लोगों को लग रहा है कि पानी तो बहुत है, क्या जरूरत है। लेकिन आज भी आप देखोगे राजस्थान के कुछ घरों में टंका है, क्योंकि उन लोगों को ये जो इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू जो टैप वाटर आता है उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो रेन वाटर को ही स्टोर करके पीते हैं। ओके, तो बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे देश के, रूरल पार्ट्स, अर्बन पार्ट्स, जहाँ पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सक्सेसफुली डिप्लॉय किया गया है। जैसे कि गेंदाथुर नाम का एक रिमोट बैकवर्ड विलेज है मैसूरू कर्नाटका में। वहां पे विलेजर्स ने इंस्टॉल कर रखे हैं हाउस होल्ड्स पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखिए नियरली 200 households have installed this system and the village has earned the rare distinction of being rich in rain water। तो भैया यहाँ पे जितने भी जो विलेजेस हैं, मतलब जो विलेज है इनके जो हाउस होल्ड्स हैं, दे आर रिच इन रेन वाटर। अब यहाँ पे 3.6 करके एक फिगर देखिए। आप देखो दोस्तों, एक पाइप है, ये पाइप इस छत से जा रहा है इस घर में, और एक्चुअली एक होल में नीचे पानी को भर रहा है। तो ये जो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग है, ये जो थार डिजर्ट है राजस्थान में, इसके आसपास में जो छोटे मोटे टाउन है वहां बहुत डिप्लॉय किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा भी पानी बरस जाए तो वो इन पाइप्स के थ्रू कलेक्ट करके नीचे टंका में स्टोर कर लिया जाता है। तो ये पाइप्स लगे हुए हैं, पानी बरसेगा, पाइप्स के थ्रू पानी आएगा और वो नीचे टंका में स्टोर होता जाएगा, और बाद में इसको सब लोग शेयर कर लेंगे आपस में बराबर से। तो अब देखिए गेंदा दूर की बात हो रही है, वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि गेंदा दूर में एनुअल प्रेसिपिटेशन है 1000 mm का, तो कोई बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, 100 सेंटीमीटर की बारिश। अब इसमें से जो 80% ऑफ द कलेक्शन एफिशिएंसी है इनकी, यानी ज्यादातर पानी ये स्टोर कर लेते हैं। ओके, तो आप देखिए एवरी हाउस कैन कलेक्ट एंड यूज अबाउट 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर एनुअली। मतलब एनुअली एक हाउस होल्ड 50,000 लीटर्स ऑफ पानी को स्टोर कर सकता है। फ्रॉम 200 हाउसेज द नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टेड एनुअली अमाउंट्स टू 1,00,000 लीटर्स। अब आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इस लेवल की भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है हमारे देश के कुछ हिस्सों में। एक ऐसा स्टेट जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को घरों की छत पे बनाना मैंडेटरी कर रखा है, उसका नाम है तमिलनाडु। इट इज द फर्स्ट स्टेट टू मेक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी फॉर ऑल हाउसेज अक्रॉस द स्टेट। क्योंकि आपको बता दूं, तमिलनाडु को साउथ वेस्ट मानसून से रेन नहीं मिलती है। विंटर में जो रिट्रीटिंग मानसून होता है उसके चलते तो तमिलनाडु में फिर भी पानी बरसता है, साउथ वेस्ट मानसून से किसी भी तरीके की रेनफॉल तमिलनाडु में नहीं पहुंचती है। इसलिए तमिलनाडु की सरकार ने कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए हैं। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंपॉर्टेंट मैंडेटरी बना दिया गया है, ताकि जितना भी पानी आ रहा है उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। आप समझते हैं मेघालय के बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को। मेघालय में 200 साल पुराना टैपिंग इरिगेशन सिस्टम है। यहाँ पे बैम्बू पाइप्स को ये यूज किया जाता है। अभी एक बैम्बू पाइप पे लगातार अगर पानी बरस रहा है तो उस बैम्बू पाइप में 18 से 20 लीटर पानी घुस सकता है। अब ये 18 से 20 लीटर पानी बैम्बू के इस छेद में घुसेगा, और इस छेद से चलता 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 वो हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स चलते चलते जब तक प्लांट पे पहुंचेगा, तो प्लांट पे ये बैम्बू 1 मिनट में 20 से 80 ड्रॉप्स को ड्रिप करेगा। अब यहाँ पे बहुत इंटीग्रेट सिस्टम लगाया गया है। इस तरीके के बैम्बूस के चैनल्स को सेटअप कर रखा है लोगों ने, और इन चैनल्स को इरिगेशन के हिसाब से बांट रखा है। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ से पानी आएगा, ये पानी गिर के इसमें गिरेगा, ये फिर इस तरफ गिरता चला जाएगा, फिर आगे से कोई और लेआउट बाहर निकला होगा। तो इस तरीके से सेक्शंस बना रखे हैं, पाइप बना रखे हैं, नेचुरल पाइप्स बना रखे हैं, और इन नेचुरल पाइप्स के थ्रू जो रेनफॉल होती है उस रेनफॉल को इस्तेमाल करके ये किसी एक स्पेसिफिक प्लांट को, ये किसी एक स्पेसिफिक ट्री को भी इरिगेट कर सकते हैं। और बहुत लंबे कहते हैं ना डिस्टेंसेस पे इन चैनल्स को फैलाया गया है। और जब भी चैनल्स किसी रोड के थ्रू क्रॉस होते हैं तो उसको ऊपर से निकाला जाता है, ताकि ऑब्वियस सी बात है जो ट्रैफिक हो वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। तो देखिए, रिड्यूस चैनल सेक्शंस एंड डाइवर्जन यूनिट्स आर यूज्ड एट द लास्ट स्टेज ऑफ वाटर एप्लीकेशंस। The last channel section enables water to be dropped near the roots of the plant। मतलब इतना जबरदस्त बैम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चलाया है जिससे सीधे प्लांट की रूट तक पानी पहुंचता है, और नेचुरल पानी रेन वाटर की हार्वेस्टिंग का बेस्ट एग्जांपल ये देखने को मिल सकता है आपको नॉर्थ ईस्ट में। तो ये था एनालिसिस दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। चूंकि वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए।